हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, पिछले बार जो बिहार दरोगा का पेपर हुआ था उसमें जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न, ज्योग्राफी के प्रश्न और पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले बार जो 2213 पदों पर बिहार दरोगा की वैकेंसी आई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो एक बार आप लोग इनको देख लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत पैटर्न का भी आइडिया लग जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसका लिंक कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लोग जो इतिहास के प्रश्न यानी कि हिस्ट्री के प्रश्न पिछले बार 2213 पदों में पूछा गया है उनको हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न को और फिर पॉलिटी के प्रश्नों को कवर करेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। ये पिछले वर्ष जो पेपर हुआ था 2213 बिहार दरोगा का पीटी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा जो है यह प्रतिपादित किया था राम मनोहर लोहिया ने। अच्छा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। अफीम युद्ध ध्यान से पढ़िएगा और आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट करते चलिएगा। देखिए, प्रथम अफीम युद्ध जो था यह 1839 से लेकर के 1842 के दरमियान हुआ था और यह जो युद्ध था यह समापन हुआ था नानकिन के संधि के तहत। ठीक है, नानकिन के संधि के तहत हुआ था। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नानकिन की संधि जिस पर 29 अगस्त 1842 को हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नादिर उल असरा उस्ताद मंसूर और नादिर उल जमान अबुल हसन, ये दोनों को उपाधि प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर पूछा गया आपको नादिर उल असर, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद मंसूर को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर पूछता कि नादिर उल जमान की उपाधि तो ये दिया गया था अबुल हसन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गंधार शैली समन्वय है। गंधार कला शैली जो है अगर हम बात करें तो इस कला का विकास जो है कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, गांधार कला बौद्ध कला की एक शैली थी जो वर्तमान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में पहली शताब्दी ईसा पूर्व एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। भारतीय और ग्रीक कला इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय वायसराय जो था ये लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है यहाँ छोड़ो बना लीजिएगा, आंदोलन छेड़ा सही दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा सही है बिल्कुल। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूटोपिया के लेखक कौन है। यूटोपिया के लेखक जो है ये सर थॉमस मोर हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह काल्पनिक द्वीप राज्य की राजनीति की व्यवस्था का वर्णन करता है। यूटोपिया थॉमस मोर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो है यह किसने बनवाया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको पता होगा। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आपका अशोक हो जाएगा। ठीक है, कौन बनवाया था, अशोक बनवाया था और 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल भी किया गया है। चलिए तो ये अशोक हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो ये अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार परिषद में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से के मुख्य द्वार है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, जिसे 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका अलाई दरवाज़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। तो शिवाजी की जो राजधानी थी ये रायगढ़ थी। कहाँ पर थी, रायगढ़ थी, याद रखेंगे आप। ठीक है, रायगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था। देखिए फ्रेंड्स, यह जो गंगईकोंड चोलपुरम है
यह चोल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह राजेंद्र प्रथम जो था इसके शासनकाल में बनाया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ थे। तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था ये पटियाली में हुआ था। कहाँ पर? पटियाली में, पटियाला नहीं, पटियाली में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला, तो ये लाख बख्श जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। औरंगजेब की मृत्यु के समय पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा? ताराबाई। उस समय मराठा शासिका ताराबाई जो थी उन्हीं के हाथों में इसका नेतृत्व था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित का सही कालक्रम बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा मैं कालक्रम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह आपका 1900 कब हुआ था? 31 में हुआ था, और साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है यह आपका हो जाएगा 1927 में। तो ये क्रम आपको याद रखना है, इसी तरह से अब आप इसको सजा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने किया था? ज्योतिबा फूले जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले था, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक एक नए विभाग बनवाया था। दीवाने अमीर कोही, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो यह पत्रिका जो थी यह कौन सी थी? तो इंडियन ओपिनियन था, इंडियन ओपिनियन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के जो प्रश्न पिछले बार 2213 पोस्ट वाले दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है उनको कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। तो देखिए कोटोपैक्सी जो है यह कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो यह इक्वाडोर में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है पिछले वर्ष 2213 पदों पर जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आई हुई थी, जिसका पीटी एग्जाम दिसंबर 2021 में लिया गया था, उसमें पूछा गया। देखिए दूसरा प्रश्न है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है सेलवास के नाम से, ठीक है। पंपास जो है ये कहाँ पर है? तो पंपास जो है फ्रेंड्स ये अर्जेंटीना में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। भारत का मानक याम्योत्तर जो है ये आपको पता है कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है यह जो देशांतर है इसको मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह जो है फ्रेंड्स यह इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कौन सा इसमें से? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है। तो देखिए किम्बरले जो है यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरा खनन केंद्र है, याद रखेंगे, यह दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर। तो फ्रेंड्स यह जो हो जाएगा कील नहर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी है? कील नहर जो है विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है, जर्मनी में है यह कील नहर, इसको ध्यान रखें, कहाँ पर? जर्मनी में। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है यह पूछा गया है कि कहाँ से नहीं गुजरती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यह कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोकर झील जो वेटलैंड जो है आर्द्रभूमि जो है, इस तरह से आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन शुद्ध लिखा जाता है सोकर, अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा गया है। यह जो है फ्रेंड्स यह भारत के किस क्षेत्र में है। तो फ्रेंड्स यह जो है लद्दाख में है। कहाँ पर है? यह लद्दाख में है, और अत्यधिक खारे जल के वाष्पीकरण के कारण हाशिए पर यह पहुँच गया है।
और सफ़ेद नमक के प्रवाह के कारण इसे सोकर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद झील। सोकर का मतलब होता है सफ़ेद झील। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है यह कौन सा है, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे उत्तरी बिंदु जो है फ्रेंड्स, यह आपका हो जाएगा इंदिरा कौल। और ये कहाँ पर है इंदिरा कौल, तो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी अगर पूछेगा, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह निकोबार में है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नामदफा जो है यह कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। वीडियो को बनाने में 4 से 5 घंटे का मैंने समय दिया हुआ है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, तो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है केरल में। देखिए ध्यान दीजिएगा, गर्मी के मौसम जैसे ही आता है प्री मानसून वर्षा सामान्य हो जाती है, विशेषकर केरल एवं कर्नाटक राज्य में। और ये वर्षा आमों को जल्दी पकने में मदद करती है, इसीलिए इन्हें आम्र वर्षा कहा जाता है। केरल हो जाएगा राइट आंसर इसका। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजित किया जाता है, तो कटी बिहू जो है, जितने भी बिहू फेस्टिवल हैं ये असम में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो सक्रिय जो है बैरन द्वीप है। कौन सा, बैरन हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह जो है देहरादून में है, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए चाय के उत्पादन में पूरे विश्व में अगर बात करें हम, तो भारत का स्थान जो है दूसरा है, और उपभोक्ता के मामले में भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है। अगर हम राज्य में बात करें, राज्य में पूछा गया है, तो असम में सबसे ज़्यादा होता है चाय का उत्पादन। कॉफ़ी का कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आकार में है, तो भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, आर्द्र भूमि का संरक्षण। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं आवश्यकता आधारित उपयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और देखिए इसका नाम में जो है कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां पर 2 फरवरी 1971 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं। हालांकि यह जो प्रश्न है ज्योग्राफी का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट है, शामिल किया हुआ है। तो क्वाड में भारत है, अमेरिका है, उसके बाद जापान है, और कौन सा कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर देखिए क्वाड में कौन कौन से देश हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वाड में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। ये प्रश्न अभी भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको विशेष रूप से इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा उसको ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण एवं देश में जल की स्वास्थ्यकरता को बनाए रखने के लिए बहाल करने हेतु अधिनियमित किया गया था 1974 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में है यह। उसके बाद देखिए हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है, तो भारत और बांग्लादेश को यह जोड़ता है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक। उसके बाद देखिए आयरिश सागर कहाँ पर स्थित है। आयरिश सागर बताइएगा, आयरिश सागर जो है यह कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स, आयरिश सागर जो है यह कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए आयरिश सागर के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। आयरिश सागर जो है यह कहाँ पर है, तो यह अपनी दक्षिणी और उत्तरी सीमाओं पर अटलांटिक महासागर के साथ आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के द्वीप राष्ट्रों के बीच स्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन के। और फ्रेंड्स अब हम लोग जो पॉलिटी के यानी कि भारतीय संविधान के प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक बार जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पॉलिटी के प्रश्नों को। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है,
किस अनुच्छेद का? अध्यादेश जो है एक ऐसा कानून है जिसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तभी प्रख्यापित किया जाता है जब भारतीय संसद सत्र में नहीं होती है। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। तो 123 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फजल अली आयोग संबंधित है, बताइए। देखिए 1953 में यानी कि 1953 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी और इसने सांस्कृतिक परिदृश्य विशेष रूप से भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन कार्रवाई की अनुशंसा की। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, राज्यों के पुनर्गठन से। देखिए निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? यहाँ देखिए मिट गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बना लीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि कमेटी यहाँ पर लिखा गया है, कमेटी देख सकते हैं आप। बताइएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको याद भी होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया, और ये जो 42वां संविधान संशोधन था इसी के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया। और वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं, इसको भी आप जरूर निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। उसके बाद देखिएगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 में भारत में स्थापित एक न्यायिक निकाय था। भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि गलत उल्लिखित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसके माध्यम से 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। शिक्षा, वानिकी, वन्य जीवन एवं पक्षी संरक्षण, न्याय प्रशासन, बाट एवं माप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका वन और यहाँ पर स्थानीय सरकार जो दिया गया, स्थानीय सरकार नहीं है, इसलिए ये वाला जो युग्म है यह आपका सुमेलित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? बताइए। तो देखिए मैक्स वेबर के अनुसार प्रारंभिक सत्ता का स्रोत कानून होता है। कानून की सत्ता को वैधता प्रदान, कानून जो है कानून की सत्ता, कानून ही सत्ता को वैधता प्रदान करती है। तो ये आपका कानून हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल का जो है आशय क्या है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, शून्यकाल पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए शून्यकाल जो होता है यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यसूची अर्थात सदन का नियमित कार्य शुरू नहीं हो जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा इसका, बताइए। करेक्ट आंसर सभी ऑप्शन को मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति जो है यह निश्चित है। तो ये आपको पता है कि सदन की सदस्यता का 10वां भाग, तो ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि यहाँ मिलान करना है आपको। ठीक है, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। ग्राम पंचायत का गठन जो है ये किस में है? तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, समान नागरिक संहिता ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन जो है ये आपका अनुच्छेद 48 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण ये जो है फ्रेंड्स किस में है? अनुच्छेद 50 में है। तो फिर से मैं मिला देता हूँ, ग्राम पंचायत
आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता 44, कृषि और पशुपालन 48 और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसे वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? ध्यान से सभी ऑप्शन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को राज्यों की विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत यानी कि 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय संविधान का या के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए, नागरिकता जो है भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर